went from being regional political players to champions of a militant Hindutva that carried their rhetoric and rage across India. He began his journalistic career with the political news magazine Blitz in 1993, in the earlier part of which Thackeray and his organization played a key role in Mumbai riots. 76 batch of West Bengal cadre and retired as an additional chief secretary government of West Bengal after serving for 10 years in the central government and for 24 years in the West Bengal government. Earlier, Dr. Agrawal served in the Indian Revenue Service, UP Civil Service, and as a lecturer in law. Dr. Agrawal has about 65 books to his credit, including 20 books in English. He is a prominent writer of fiction in Hindi and has many awards to his credit. After retirement, Dr. Agrawal has been working as partner for more than 9 years in law firms at New Delhi. Shraddha Bharadwaj ma'am will be moderating this session for us. Announcer All India Radio Nagpur, she started service from Vividh Bharati, Mumbai and has now shifted to Nagpur. The well-known debater and orator of the Nagpur University bagged numerous prizes and has represented Nagpur University on state level. She is also the position holder of the Best Student Award of Nagpur DC. She has attended the RD Parade. She has compared many programs and judged many debate and dance competitions as a chief guest. Thrice Akashvani National Award winner, she has presented UGC paper on child abuse and UNICEF's various programs. She is also the winner of Bhasha Bharati Puraskar, Samaj Ratna Puraskar and Rahendra Mathur Smriti Puraskar. Handing the session over to you. इस सेशन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका कारण ये कि राजनीति से दूर ऐतिहासिक गलियारे में मैं भ्रमण कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो कॉलेज के ज़माने में यदि मुझे कोई कहता कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट लेना है तो थोड़ा डर लगता था, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। पर हिस्ट्री में उतनी ही दखल रही और हिस्ट्री को पढ़ने का उतना ही चाव रहा। तो हमारे जितने भी विगत हो चुका भूतकाल या हमारा इतिहास या जो हमारा भूगोल था या जो हमारी पौराणिक चीज़ें थी, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और सही प्रकार से होना चाहिए। इस बारे में अभी का ये सेशन है। अब चूंकि मैं सभी से छोटे छोटे सवाल पूछते हुए चलती हूँ कि कंट्रोवर्सीज बहुत होती हैं, ख़ास तौर पे जब बात होती है इतिहास की। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास में कुछ होता है और लिखने वाला कुछ लिखता है और उस पर फिल्में अलग तरीके की बनती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। तो वैसा न होते हुए उसके तथ्यात्मक रूप से उसका संकलन होना चाहिए और वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर के जो बाल हैं, तो सफ़ेद बाल से शुरू करूँ, बुजुर्गियत से। तो पी.के. अग्रवाल जी, आपके बारे में आपने सुना होगा। मीर जाफर पर आपने लिखा हुआ है, प्लासी युद्ध में जिन्होंने बगावत की थी। उसके साथ साथ काली हीरे का पंचकोश राज, ऐसे तो आपकी कईयों बुक हैं 65, जिसमें ये है काली हीरे का पंचकोश राज की एक कोयले की खान में जहाँ से हीरा निकलता है, तो वहाँ पर क्या होता है उसका तथ्यात्मक रूप से वर्णन नितांत आवश्यक है। हकीकत के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होना चाहिए। खजुराहो पर भी आपकी बुक है। तो खजुराहो की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, उन्हें कामुक दृष्टिकोण से या बाकी सारी चीज़ें तो लोग देखते हैं या बोलते हैं, परंतु उसका एक पीछे अर्थ क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इस पर सर ने लिखा है। इसलिए सर से मैं केवल एक ही सवाल करना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों का जो आपने वर्णन किया है, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे यहाँ पर बैठे श्रोताओं को, हमारे खासकर बच्चों को। देखिए, जब मीर जाफर के बारे में मैंने लिखा तो मैंने ये देखा कि देश में मीर जाफर को लेके लोगों में एक धारणा रहती है हिंदू मुसलमान की वजह से हम गुलाम हुए। लेकिन मैंने देखा कि मीर जाफर के समय जिस प्रकार का प्रशासन था, जैसे संगठन थे, उसमें मीर जाफर पैदा होंगे ही। तो मैंने मीर जाफर के वंशजों से बात की, सिराजुद्दौला के वंशजों से बात की, मुर्शिदाबाद में रहा वहाँ और उनसे तथ्य जुगाड़ की और पूरा साहित्य पढ़ा है, बंगाली साहित्य हिंदी था। तो मैंने देखा कि उस समय जिस प्रकार से आर्बिट्रेरी शासक थे, वो ऐसे मीर जाफर रोल कर ही देगा। तो मैंने इसलिए लिखा कि आज के ज़माने में हमें देखना चाहिए, मीर जाफर से शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने
अपने संस्थाओं में, अपने संगठनों में ऐसा काम ना करें, स्वचारिता ना करें। हम लोग जो डिसीजन लें सबको संतुष्ट करके लें, मतलब स्पेशली सबऑर्डिनेट की पर्सनल इंसल्ट ना करें। दूसरा जो पंचकुल राज का मैंने लिखा है, पंचकुल राज वहाँ के राजनीति से मेरा संपर्क था। उन्होंने 1857 में रिवोल्ट किया था, वहाँ की पुरुलिया की ट्रेजरी लूटी थी। तो 1757 1857 एकदम से हम चला गए। तो इसके बाद मैंने देखा कि एक कोयला सबसे पहले भारत में उसी राज से शुरू हुआ, और वो राज आजकल कुछ भी नहीं है, इतना समृद्धिशाली राजनीति क्यों नहीं है? क्योंकि वो राज्य से जो राजस्व आता है उसका गलत उपयोग उन्होंने किया राजाओं ने। तो मैंने दिखाने की कोशिश की कि आज भी काले हीरों से हम लोगों को इतनी आमदनी होनी है, काले हीरो मतलब कोयले से इतना रॉयल्टी सेस में था पूरा देश, किंतु उसमें भी इतना माफियाडम और वो पैदा हो रहा है कि हो सकता है कि ये बाद में काला हीरा ना रहे। तो हमें ये सीखना चाहिए। और स्टोरी ऑफ खजुराहो में मैंने देखा कि जो इतने विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर जो गाइड होता है वो ये नहीं बता पाता है कि उसका इतिहास क्या है, क्यों बने मंदिर। चूँकि मैं उस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, उस मैडम ने समय पे लिखा है, तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ गजट पुराने देखे, और हेमावती की जो कहानी है, वो राजा की जो माँ थी, उसने कुंवारेपन में चंद्रमा मतलब चंद्रमा उतर के आया यहाँ पे अपने पिताजी को बचाने के लिए, और चंद्रवर्मन का जन्म हुआ। तो उसे समाज में बड़ा बहिष्कृत किया, लेकिन चंद्रवर्मन ने इसीलिए वहाँ पे आप सेक्स की जो मूर्तियाँ देखते हैं खजुराहो में, तो उसका रिएक्शन था, जो समाज था उस समय, हाँ, जो स्वीकार नहीं करता था सेक्स को। तो सेक्स इज नॉट ए टैबू, ये मतलब दिखाने की जो आजकल, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें कि तो पूरे खजुराहो में माइनर का सेक्स नहीं है जबकि आजकल के समाज की एक बड़ी एक दुर्गति है। तो समाज की विकृतियों का चित्रण, समाज में कोई गबन हुआ तो क्यों हुआ, या फिर जो हमारे यहाँ पर प्लासी के युद्ध में बगावत हुई, तो वो हमें आज शिक्षा देता है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन उतनी आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं नाटकर सर यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने महाभारत पे लिखा। महाभारत बहुत ही वैसे क्लिष्ट हम समझते हैं कि एक बार महाभारत में कौन क्या था, कि पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ते हैं कि उसमें क्या है, उतना ज़्यादा मगन नहीं होता। तो वहाँ पर सर के ही शब्दों में कि जब कृष्ण की कहते हैं तो कृष्ण लीला कहते हैं, और जब विदुर की कहते हैं तो विदुर नीति बोलते हैं, पर जब शकुनी की बात करते हैं तो शकुनी का षड्यंत्र बोलते हैं। तो शकुनी के बारे में कि वो विलन है या विक्टिम है, इसका भी तो होना चाहिए ना, उसका भी बखान होना चाहिए, तो उसके भी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो उस पर सर ने लिखा है, सर से इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमको टॉपिक दिया है वो हिस्ट्री के बारे में है, लेकिन मेरी किताब है मैथोलॉजी। अब हिस्ट्री और मैथोलॉजी इसमें फर्क क्या है? अगर हम मतलब सर यहाँ पर हम ऐसा समझते हैं जो बीत गया वो इतिहास, पल जो गुजर जाता है वो इतिहास कहा जाता है, ऐसा लिखते थे। हाँ, तो जिसका हमारे पास कोई एविडेंस है या डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, जो तथ्यों पे आधारित है। मैथोलॉजी जो है कल्पना पे ज्यादा होती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन तो दोनों ही ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो। उदाहरण के लिए मैं इस पे अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसकी बात करता हूँ कि विभाजन के समय जो सब कुछ हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि विभाजन के समय क्या हुआ। हिंदुस्तान में दंगे हुए, काफ़ी सारे लोग मारे गए। तो इसका जिक्र जो है उस समय के जो नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के गैजेट्स होंगे, उस समय के अखबार रहे होंगे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट किया होगा, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें आए होंगे। तो ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो गई। आज भी कोई जाके देख सकता है, जैसे कि सर ने बताया कि वहाँ पे जब उनको खजुराहो के बारे में पढ़ना था तो वहाँ गए और उन्होंने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जानकारी में है कि उस समय क्या हुआ। लेकिन अगर हम फिक्शन की बात करें तो हम कहानियों की बात आती है फिक्शन में। तो इसी पार्टीशन को लेकर हमारे साहित्यकारों ने, लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, जो भले ही कहानियाँ हैं, वो सच में ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा नहीं मालूम है, लेकिन वो कहानियाँ हमें विभाजन की बहुत सही तस्वीर देती है और मतलब उससे
उससे हम ये इमेजिन कर पाते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, क्योंकि हम में से उस समय कोई भी शायद रहा नहीं होगा। उन शब्दों से हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे मंटो की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो मंटो की एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं। हम टोगा टैक्सी की बात करते हैं, हम किताबों की बात करते हैं, हम खोल की बात करते हैं। विश्व कहानी का तमाशा बहुत अद्भुत शेक्सपियर भी बन गया उस पे, है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान या हम अमिताभ प्रीतम का हम जब पिंजर पढ़ते हैं, तो ये सारी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि उस समय कैसी क्रांति रही होगी, उस समय जो मानवीय संवेदनाएं किस तरह से रही होंगी। प्रेम कहानियां हो या कुछ और हो, ये कहानियां हमें एक बेहतर तस्वीर देती है। तो फिक्शन डॉक्यूमेंटेशन जो है हिस्ट्री का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आने वाली पीढ़ियों को समझने में मदद मिलती है उस काल की जो भी चीजें रही होंगी उनको। और जहाँ तक नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट का है, वो तो जरूरी है ही, क्योंकि रेफरेंस आप कहाँ से लेंगे। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो रेफरेंस वहाँ से लेना चाहिए। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट और दोनों ही बेहद जरूरी है। और इसमें एक लिबर्टी देनी चाहिए, आलोचना की लिबर्टी। कई चीजें, जैसे वैभव जी की किताब के बारे में हम बात कर रहे थे, एक ही चीज को देखने के कई नजरिए होते हैं। मैं किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, ये किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, तो सारी चीजों को उतनी लिबर्टी मिले और कंक्लूजन निकालने की शकुनी की भी यही है। लेकिन इसके बावजूद शकुनी का अभी तक कोई कुछ लिखा नहीं गया है। तो मेरे लिए इसीलिए मेरे दिमाग में विचार आया क्यों ना इस पे लिखा जाए। सर, फिक्शन में लिखना ज्यादा कठिन होता है? मुझे तो लगता है फिक्शन आसान होता है, क्योंकि अभी वैभव भाई की किताब का मैं इंडेक्स ही देख रहा था, तो इतना मोटा तो इंडेक्स ही है, तो इतना पढ़ा होगा हमने। और एक एक चीज, और फिक्शन में तो माफी मिल जाती है आपको, नॉन फिक्शन में माफी नहीं मिलती है। मुझे लगता है नॉन फिक्शन ज्यादा कठिन। आप वैभव भाई ने, आप सभी जानते हैं, सेना पर लिखा, शिवसेना का राज है फिलहाल। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर पर लिखा है सर ने। उसके बाद में अभी सर की नई चीज जो हमारे सामने वैभव पुरंदरे जी की सावरकर पर उनकी बायोग्राफी पर है, क्योंकि सावरकर पर बहुत सारी चीजें भी चली हैं अभी फिलहाल। और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हो गई जो हमारे इतिहासकार हो गए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में भी हकीकत है, तो फिर भी उनकी प्लस और माइनस पॉइंट्स लोग गिनाते हैं या बोलते हैं या लोगों के सामने रखते हैं। तो इसके बारे में बोलिए। We have sharply polarized opinions on Savarkar, Gandhi, and nowadays you will see that there is this whole construction of Gandhi versus Savarkar. They are two opposite poles. Nehru versus Savarkar, Bose versus Savarkar, etc., etc., etc. Now, this is where the importance of documentation comes in. I was looking at Jawaharlal Nehru's collected notes, and when Savarkar was in England between 1906 and 1910, and he was leading a group of patriotic Indians in London at the India House, a group of revolutionaries, Jawaharlal Nehru's father had warned his son, that is Jawahar, don't go anywhere close to India House, don't associate with those people. Okay. So Nehru never went there. He was studying at that time in England, he did schooling and college there. But when he was studying, Savarkar's book on 1857 was released. It was not available, it was banned in India, but it was available in England. So the British had one rule for India and another rule for themselves. Which is why many revolutionaries in fact went to Europe, because there was greater freedom of expression there. So Savarkar's book was read by a very young Jawaharlal Nehru, and he writes back to his father in a letter that this is a remarkable work. It is the first history of the mutiny, or the war of Indian independence as we now call it, from the Indian point of view, and he has used British sources to establish the Indian nationalist point of view, and it's magnificent. Though he thinks that his style of writing is very oratorical, not oratorical, ornamental style of writing, very flowery style, but he praises him. In 1941, when Nehru and Savarkar are against each other, and Nehru is arrested and put behind bars before the Quit India movement, Savarkar issues a statement saying that Jawaharlal Nehru has spent his entire life as a sacrifice for this country, and he must be released immediately. You cannot keep him behind bars. तो हमारे सामने ये चित्र रखा हुआ है. Of course, there are very strong differences of opinion. Of course, Gandhi and Savarkar were ideologically poles apart.
but there is a mutual respect also. There are these statements also जो कोई हमें बताता ही नहीं है, but ये सब document किया हुआ है, and it's all lost in the archives. कोई देखता नहीं है, हम लोग कोई देखते नहीं है. एक तो भारत में documentation के लिए कोई मतलब it is not given any sort of importance because our tradition and it has a lot to do with Hinduism, I dare say, because you know सब कुछ नष्ट हो जाता है ना at the end. So why preserve things? It's only now that we have started preserving things slowly. तो oral history को हमारे ज़्यादा महत्व है हमारे. So अभी अभी वो आ रहा है. So you know the discovery of these things was fascinating for me. That you know we look at them as poles. When Gandhi and Savarkar met for the first time in 1909 in London, Gandhi was visiting London from South Africa, and they addressed a joint function a function of Indians in London jointly. And Gandhi makes a very short speech and says, because Savarkar is a hero for all of them, Asaf Ali, Niranjan Pal, this, that, all the whole group, you know, Bengalis, Maharashtrians, Telugus, Tamils, everybody. So Gandhi makes a short speech and says that all of you have come to listen to Savarkar. I mean, he is this great patriot. So I will not stand in the way. I will make a short speech and you guys listen to him. So this is called a certain mutual respect. अभी ये हमें कोई बताता नहीं, but if you look at sources and those sources are available, if we spend time enough, look at sources, we can find out. So this is the point I want to make about the importance of documentation. ये आधी अधूरी जो ये चर्चाएं होती है, और आजकल जो पोलराइज चल रहा है सब जी, जी. या तो ब्लैक एंड व्हाइट कि ग्रे रहा है नहीं, और हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे बाहर कि मिडिल स्पेस ही रहा नहीं, या तो आप किसी के साइड यू नो फेवर में हो या आप किसी के खिलाफ हो. तो डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग दीस मिथ्स. जी जी. जो आपने कहा है, मैं अंडमान निकोबार में उस सेल में गया जिसमें सावरकर थे. अगर उस सेल में कोई भी जाके देखेगा तो आपको पता चलेगा उससे बड़ा कोई पैट्रियट ही नहीं हुआ. और उनका लिखा हुआ आपने वो चीज़ नहीं देखी अगर टाइम, और वो सब जो लिखा काले उससे कोयले से लिखा अपना, दैट वुड मेक ए ग्रेट हिस्ट्री. आई थिंक दैट शुड मस्ट बी एडेड इन अ बुक. इट इज देयर. सो इफ ये अंडमान निकोबार जाते हैं तो सावरकर का जो सेल है और वहाँ से फांसी पर चढ़ने वाले जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों का जो सेल है जहाँ पर प्रकाश भी नहीं है, वो देखकर वाकई में उन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ऐसा लगता है. खैर एक नई तरह से नया डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्रियदर्शन दत्ता जी ने किया हुआ है जो आपको ये अच्छा लगेगा कि बड़े बड़े ओरेटर्स, बड़े भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि किसने किस वक्त पर क्या बोला और किस संदर्भ में क्या बोला. और जो ये आपने शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का भाषण सुनकर उसके बाद में उसे कलेक्ट किया हुआ है. उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें. जो बातचीत अभी चल रही थी उस पर मुझे मेरी एक कविता की पंक्ति मैं सुना रहा हूँ कि इतिहास में क्या चलता है क्या नहीं. तो कहानियों में कुछ बात होती है ऐसे, जो चले वही खरा जो न चले वो खोटा, बादशाहों पर भारी पड़ते हैं जो कुछ खोटा, बादशाहों पर भारी पड़ते हैं इक्को सी. कहानियों में कुछ बात होती है सिक्कों से, जो सिक्का आपका चल जाए मैं तो उसी को खरा मानूंगा, जो न चले वो खोटा. तो उसी प्रकार से मेरी जो पुस्तक है वो भारत में भाषण कला या वाग्मिता का इतिहास है. इससे पहले ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उस प्रकार से. आप अगर देखें बड़े बड़े कुछ विद्वान हैं और बड़े बड़े कुछ प्रकाशन संस्थाएं हैं जिन्होंने ऐसी किताबें संकलन प्रकाशित की है, जिसमें रुद्रांशु मुखर्जी की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पीचेस हैं, एच.डी. शर्मा जो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन हुआ करते थे, उनकी 100 ग्रेट प्री इंडिपेंडेंट स्पीचेस हैं, और वैसे राकेश भट्टब्याल हैं जो जेएनयू के, उनकी भी उस तरीके से फेमस इंडियन स्पीचेस इस प्रकार से हैं. ये पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, रूपा ऐसे प्रकाशन संस्थाओं ने प्रकाशित की. लेकिन ये तो केवल संकलन हो गया. मेरा ये मानना था कि जो वाग्मिता है इसको जब हम कला कहते हैं तो इसके साथ घोर अपराध करते हैं. कला वो होता है जो आपको केवल आनंद दे. ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये कोई गीत नहीं है, ये कोई नृत्य नहीं है जिससे आप केवल आनंद वर्धित हों और आप चले जाएं. उसके बाद जो भाषण या जो वाग्मिता का उद्देश्य होता है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, या आप कोई कानून लाना चाहते हैं, कोई कानून बदलना चाहते हैं, देश में किसी का राज बदलना चाहते हैं, किसी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं,
और या आप कोई नई चीज करना चाहते हैं, किसी से आप अपेक्षा करते हैं वो जो सरकार करे, ऐसी बातें राजनीतिक भाषण होती है। और कुछ चीजें हैं जो हमें समाज में ही हमको ही खुद परिवर्तन लाना है, उसमें सामाजिक परिवर्तन हो या साहित्य की बातें हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी भाषण के जो हमको खुद करना है, जो अराजनीतिक भाषण में आ जाते हैं। तो मेरी जो पुस्तक है ये केवल भाषण कला का इतिहास, ये भाषण कला भारत में इसका उद्भव कैसे हुआ, मैंने 19वीं सदी का लिया है। कुछ लोगों ने कहा आपने प्राचीन काल का वो छोड़ दिया है, था आप ढूंढिए आपको मिला नहीं। तो मैंने एक उसमें अध्याय है जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में था या नहीं था, और उसी में से मैंने कुछ प्रमाण दिए हैं कि अगर था भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ा। जिसमें तिरुकुरल का उदाहरण है जिसमें भाषण कला पर कहा गया है, लेकिन वहीं आपको प्रमाण मिलेगा कि भाषण कला आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो मेरी पुस्तक आधुनिक उस पे है, तो ये भाषण कला आने की वजह से समाज में या देश की राजनीति में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, हमारे जो नए नायक थे वो कैसे हुए। और जैसा मैं एक शब्द ये कहकर पूरा करूंगा कि महाराष्ट्र के भी जो दो हिस्से हम जानते हैं, जो दो काल थे जब उन्होंने उत्कर्ष पर पहुंचा, एक शिवाजी से लेकर बाजीराव तक जब तलवार युद्ध और घोड़े के बल पर हुआ, और दूसरा जब शिक्षा और भाषण लेखन के वजह से हुआ, जिसमें जो आपके शुरू हुआ राणा जी के समय में हुआ, उससे भी बाल शास्त्री जांभेकर के समय से मैं मानूंगा। और उसके बाद से आपके राणा जस्टिस राणा आए, फिर आपके उनके शिष्य जो थे गोखले आए, फिर आपके तिलक जी आए। तो ये सब में हुआ। तो ये केवल संकलन नहीं है, मेरी पुस्तक में एक भी पूरी वो नहीं है, भाषण नहीं है, वो और किसी ने पहले से ही संकलित किया है। लेकिन मैंने है इस इतिहास को समझना कि इसमें भारत के इतिहास में किस प्रकार से परिवर्तन आया, इसको समझना, ये मेरा उद्देश्य था। और मैंने इसकी खोज की, मैं इसके अंतिम वाक्य पे पहुंचता हूँ, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। जी, यानी आपने भाषण कला का टोटल उसके इतिहास का संकलन किया है। जी जी जी। अब हमारे क्षेत्र में यदि हम कुछ संकलन करें या डॉक्यूमेंटेशन करें तो बहुत इजी बात हो जाती है, बहुत सहज बात हो जाती है कि मैं महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में मुझे पता है या यहाँ की संस्कृति के बारे में मुझे पता है। और किसी अन्य प्रदेश का आदमी आकर किसी दूसरे प्रदेश के किसी चीज़ के बारे में या किसी हीरो या वहाँ पर कोई किसी बड़ी प्रतिभा के बारे में जब संकलन करता है या डॉक्यूमेंटेशन करता है, वो उतना ही कठिन होता है। और जब महारानी लक्ष्मीबाई की बात होती है तो उनके बारे में संकलन करना कईयों ने कई तरीके से लिखा है। उसमें मोतिया बसु जी भी हैं जिन्होंने अपने तरीके से लक्ष्मीबाई को पेश किया, तो उसके बारे में बताइए। थैंक यू। एक्चुअली लक्ष्मीबाई, हम लोग बड़े हुए हैं लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ के, एंड शी was presented to us as the first female warrior, queen. जब I am a Bengali, I've grown up in Delhi, पर जब हम झांसी में गए, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उस वजह से हम इंडिया में ट्रैवल करना शुरू किया। और जब हम इंडिया ट्रैवल करने लगे तब हमको पता चला the huge diversity of our culture and the extremely rich legacy that we are carrying with us. ये जो legacy है, इसको present करना बहुत important है। Now, वैभव जी वही history को documents, facts से present करते हैं, बिल्कुल you know, he can't go wrong। हाँ, ये date, ये event, everything। मेरा ये मानना है कि अगर मैं common man तक reach करना चाहूँ, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो या somebody who's not connected to history, not a historian, उनके पास में अपना हिस्ट्री कैसे ले जाऊं? And that is where story comes in. Average man को जो साहित्यकार नहीं है, जो हिस्टोरियन नहीं है, जो एकेडमिक नहीं है, वो क्यों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और जानना चाहेंगे? और क्या एक्स्ट्रा मैं दे सकती हूँ कि वो जानना चाहेंगे कि ये औरत सिर्फ घोड़ा ही राइड करती थी या कुछ और भी थी? So, वो मैं कैसे करूँ? But I think what touches a reader is if you can touch the heart of a reader. सबको कहानियाँ पसंद है, बचपन से हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, तो इसी
अगर हम अपने इतिहास को, अपने हिस्ट्री को, अपना लेगेसी को, अपना ट्रेजर को, मैं तो कहूंगी कि भारत में आप एक गली घूमो तो वहाँ एक कहानी है, आप ये गली घूमो तो वहाँ एक कहानी है। इतना रिच है हमारा हिस्ट्री और इतना रिच है हमारा डाइवर्सिटी। सो हाउ डू आई ब्रिंग इट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस? I have a big, I think I have a big responsibility to bring forward history. अब मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, so I understand everything through stories. मैं बचपन से स्टोरी पढ़ती आई हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी स्टोरीज पढ़ना। तो अगर मैं इंग्लैंड के सारे उनके हिस्ट्री और कल्चर और सोशल इतिहास के बारे में स्टोरी पढ़ूँ, तो मैं अपने देश के बारे में क्यों ना लिखूँ? So and I also feel history is not just about important events, important personalities. History is also about the ethos and the spirit of the common man. A common man in 1957 जब रिवोल्ट हुआ, हमने रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, ये इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, यहाँ पे झांसी में, वहाँ कानपुर में, वहाँ अवध में, सब जगह हमको सब कुछ पता है। मुगल बादशाह दिल्ली में बैठे हुए, पर कॉमन मैन का क्या रिएक्शन था? सिमिलरली मेरा जो पहला बुक है वो बच्चों के लिए होगा, वो 1940s में बेस्ड है, बिफोर आर इंडिपेंडेंस। उस टाइम सुभाष चंद्र बोस एग्जाइल में थे, वो साइगॉन से, जर्मनी से, बर्लिन से, जापान से स्पीचेस अपने कंट्रीमैन को यूज्ड टू रीच आउट टू हिज कंट्रीमैन थ्रू हिज स्पीचेस व्हिच वर बैन्ड बाय द ब्रिटिश। तो वो तो स्पीचेस देते थे, पर सुनता कौन था? कॉमन मैन सुनता था, छुप के सुनता था, रात को सुनता था, इनसाइड हिज होम। तो ये सब आजकल के बच्चों को पता है, नहीं पता है। आजकल के बच्चों को पता है कि जगदीश चंद्र बोस जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो इंटरनेशनली नोन साइंटिस्ट थे, पर उनका मृत्यु हुआ बिहार के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है गिरिडीह। तो उस वक्त गिरिडीह का क्या हाल हुआ जब जगदीश चंद्र बोस आके वहां पे मरे? पूरा टाउन का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल ट्रेन लगवाया कि जो इनका दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन इस ट्रेन में आएंगे। इट वाज नोन एज द जगदीश चंद्र बोस ट्रेन, समथिंग लाइक दैट। सो गिरिडीह बिकेम लाइक वहां पे त्योहार हो रहा था, लिटरली ऐसे। तो वहां पे एक बच्चा था, उसका क्या रिएक्शन था? वो जानना चाहता था ये जगदीश चंद्र बोस कौन है। या खोका जब वो स्पीचेस सुनने लगा सुभाष चंद्र बोस का, उसको तब पहली बार पता चला कि हमारा नेशनल जो स्ट्रगल चल रहा है वो क्या चीज है, क्योंकि बच्चों से दूर रखते थे सब कुछ, छुप छुप के सुनता था। तो उसने अगले दिन क्या किया? कचहरी जो है, लोकल कचहरी जहाँ पे इंग्लिश मैन का, ब्रिटिशर्स का जो हक था, वहां पे जाके उसने 3 पत्थर उठाया और बोला भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। That was his initiation into our freedom struggle. That is the common man. So I feel history को कहानी के रूप में present करना is to reach out to the common man. उनका to infuse or instill that element of interest कि हम curiosity को थोड़ा kindle करना, फिर जाके वो आप लोगों की किताब पढ़ेंगे। हम उनको इतना कह सकते हैं कि ये था और ऐसे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लक्ष्मीबाई सिर्फ घोड़ा नहीं चढ़ती थी, वो बहुत अच्छा she could have become a lawyer, वकील की तरह वो लड़ती थी, सिर्फ वर्ड से, शब्दों से, लेटर्स से ब्रिटिशर्स के साथ 3 साल तक उसने सिर्फ चिट्ठी लिखा। इतने इम्प्रेस थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने बोला she should have been a lawyer। ये उनका ये फैसेट हम किसी को पता नहीं कि वो इतनी अच्छी प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट्स करती थी। सो आई फील मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये सब कैरेक्टर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, वहाँ के कल्चर के थ्रू, वहाँ पे घूम के, वहाँ के आर्किटेक्चर के थ्रू मैं वो इंटरेस्ट जगाऊँ सब लोगों में, जो जाके हमारे इतने एस्टीम्ड कोलीग्स, इतने एस्टीम्ड जो यहाँ पे स्पीकर्स हैं, उनके बुक्स पढ़े टू नो द रियल फैक्ट्स। सो आई थिंक बोथ हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ और माइथोलॉजी के बारे में मेरा अपना टेक है that it is in India. I've been asking the Western Artkar, how do you have the courage to deal with our mythology? And I would like you to answer that, please, because India is such a volatile environment we have. आप कृष्णा के बारे में कुछ बोलेंगे, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे the question, आप इसके साथ कैसे डील करते हो? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं उस समय भी यही कह रहा था कि जो हमें बेसिक स्टोरी लाइन, अब सवाल वही होता है कि बेसिक स्टोरी लाइन क्या है, लेकिन बेसिक स्टोरी लाइन है जो हमको जिसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। हमें एक बेसिक स्टोरी लाइन रामायण की या महाभारत की जो हमें पता है, जो सब लोग जानते हैं, अगर हम उससे बिल्कुल अलग जा रहे हैं,
तो फिर हमें उस चीज को स्टैब्लिश करना हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर हम राम को हीरो और रावण को विलन जैसा बताया गया, अगर हम जस्ट उल्टा दे रहे हैं तो उसके पास उसे हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अपने पाठक को, दर्शक को ये चीज स्टैब्लिश करके बताएंगे, उसको कन्विंस करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं अपनी बुक का देता हूँ कि पूरा महाभारत में युवराज कौन बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा या दुर्योधन बनेगा, ये इस पे चलता रहता है, डिबेट चलता रहता है। तो शकुनी के माध्यम से डेफिनेटली मेरी कल्पना है कि ये क्वेश्चन उठाया कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों में बेस्ट किसको माना गया है, अर्जुन को। तो वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो इनका जो लॉजिक हमेशा से रहा है कि ज्येष्ठता से ज्यादा श्रेष्ठता को महत्व दिया गया है, और श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन। ये एस्टैब्लिश है, ये द्रोणाचार्य ने बोला है, ये सब जगह है। तो शकुनी के माध्यम से मैंने ये सवाल उठाया है कि क्यों ना फिर ज्येष्ठ की युवराज बनाया जाए। तो वो एक मैंने अपना पूरा एक इंसिडेंट, एक चैप्टर उस पे क्रिएट किया है। तो इस तरह की जो इमेजिनेशन, इस तरह की लिबर्टी आप ले सकते हो, लेकिन वो मेरे को लगता है कि वो बेसिक स्टोरी लाइन के बाहर नहीं जाने। पर इसमें भी कठिनाई है, इसमें भी कोई सवाल उठा कभी? सवाल तो उठते रहते हैं, लेकिन उस तरह की कंट्रोवर्सी और कठिनाई में अंतर है। मैं सोचता हूँ नाटकर जी ने जो बोला है सपने के थ्रू, आज भी अगर भीष्म पितामह जैसे लोग जबरदस्ती किसी की बहन को उठा के ले आए तो वो व्यक्ति वही रिएक्शन कर रहा है जो सपने ने किया है। तो ऐसा नहीं है, वो उसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। मतलब एक्चुअली भीष्म को ये नहीं करना चाहिए था। तो ये इनका स्टोरी जो मतलब रेलिवेंट है मॉडर्न टाइम में। जसे तुम्ही लिहिलं सेनेवरती किंवा सावरकरांवरती किंवा हे करत असताना डॉक्युमेंटेशन मध्ये कितनी कठिनाई आती है और कितनी तकलीफें होती हैं, क्योंकि आपने लिखा, हमने पढ़ लिया, बस वो तो एक पाठक और एक लेखक का उतना ही संबंध रहता है, पर वो एक लेखक को वो उसका एक प्रसव के तौर से गुजरना पड़ता है। तो उसके बारे में कठिनाई ये तो काफी है, क्योंकि भारत में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की परंपरा ही नहीं है। तो फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी जाओ, वहाँ ब्रिटिश आर्काइव्स में जाओ, वो सावरकर के बारे में जब वो लंदन में थे तो 5 साल उन्होंने बहुत लिखा वहाँ के न्यूज़पेपर्स, right from the Times, which is a conservative paper of London, to the the Chronicle, which was in favor of Indian nationalism, and they called him the main leader, mastermind of India House, where all kinds of secret conspiracies are being hatched by Indians, and how Scotland Yard is keeping an eye on this man Savarkar. And one journalist of the Daily Telegraph goes to meet him. It's all there in my book. It says he has an interview with Savarkar, and so he says, Mr. Savarkar, at the end he writes, Mr. Savarkar will go very far, but I hope he goes far in the right direction. Okay? So क्योंकि हमने ये प्रिजर्व ही नहीं किया, तो हमारे पास है ही नहीं, वो सब ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, ब्रिटिश आर्काइव्स में है। लेकिन हमारे पास अभी डिजिटाइजेशन की शुरुआत हुई है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, क्योंकि हमारे जो पेपर्स है, मैं अभी महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स में गया, कालागुड़ा में, मुंबई में, और आप 1906 का पेपर अगर आप वो सिर्फ ऐसे टच कर लो उसके, इट गोज टू पीसेस, इट क्रम्बल्स, इट क्रम्बल्स। सो उसका डिजिटाइजेशन अभी हो रहा है। तो ये जो हमारे पुराने दस्तावेज काफी है हमारे पास। अभी केसरी के अग्रलेख मुझे कुछ देखने थे, क्योंकि मैं सावरकर वाज थ्रोन आउट ऑफ हिज हॉस्टल फॉर बर्निंग फॉरेन क्लॉक इन 1905. Kiran wrote an editorial on it, saying कि why was this young man thrown out of the hostel. तो अभी उनका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, वो ट्रांसलेशन तो 19वीं सदी के स्टाइल में लिखा हुआ है। तो उसका मूल स्वरूप देखना, उसको कॉन्टेम्पररी इडियम में ट्रांसलेट करना, उससे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है डिजिटाइजेशन इज की टू प्रिजर्विंग आवर हिस्टोरिकल records, and all of us should do that. In fact, I would appeal to all of you, tell your families, please write your family history, please keep records. The problem in India is we don't document, and it's not just the duty of historians, it's everybody's duty. Because it is when you write your history that tomorrow some historian can source it after 100 years. Like I was asking Mr. Natkar that his family went to Madhya Pradesh from Maharashtra centuries ago. So I said, but the origin, where did you come, whom did you come, did they go with the Sindhyas, did they go with somebody else, go with the Holkars? We don't know. These are fascinating histories.
people from Marathas went to Bengal also. They went to Agra, and similarly with all communities across India. So we have to give up our disregard for documentation. I think ये बहुत जरूरी है चीजें preserve करना. It's very important. And what we consider कि अरे पापा ने ये कहानी हमको बोला है, big deal. You know ये पापा के, मेरे पापा ने मुझे कहानियाँ बोला था, which is how I got to know. Today, a child of today cannot imagine that Bangladesh and West Bengal could have been one region earlier. ऐसा we would know. But a 10-year-old boy, that is another country, passport चाहिए होता है. But हम पैदा हुए वहाँ पे. I wouldn't have known. I have grown up in Delhi. मुझे कैसे पता होता कि वहाँ पे राइस फील्ड्स ऐसे होते थे, या पद्मा रिवर जो है, जो बांग्लादेश से फ्लो कर रहा है, या जो ब्रह्मपुत्र है, वो जब बांग्लादेश से निकल रहा है उसका नाम होता है मेघना. How many students today know? I didn't know. I'll be very honest. I didn't know. But पापा हमारे पिताजी ने बोला कि वो बहुत छोटे थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया. मेरे पिताजी और मैं हाथ पकड़ के वो जगह जाते थे जहाँ पद्मा, मेघना और भैरा सम नदी, वो तीनों इकट्ठे होते थे. ये कौन सी नदियाँ? ये सब ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है. उसका एक अर्थक्वेक हुआ था तो ब्रह्मपुत्र का पूरा कोर्स चेंज हो गया. फिर उन्होंने बोला छोटा, पता पद्मा नदी में एक स्टीमर होता था जो रेगुलरली कलकत्ता से ढाका जाता था. वो स्टीमर डबल स्टोरी होता था. ऊपर के स्टोरी में ब्रिटिशर्स बैठते थे उनका, और नीचे के स्टोरी में हम लोग नेटिव इंडियंस, ब्राउन्स, हम लोग बैठते थे. वो ब्रिटिशर्स के लिए स्पेशल चिकन करी तैयार होता था जो ओनली मुस्लिम कुक्स बनाते थे. अच्छा. Yes, that we were not allowed to eat. And they would not even come down the stairs. इतना क्लास डिस्क्रिमिनेशन था. अगर स्टीमर, हमारा एक बारी स्टीमर अटक गया पद्मा नदी was huge. It was like literally like a sea. वहाँ पे 36 hours के लिए. Dhaka to Narayanganj. It is Narayanganj. The jetty used to start the Walando से. वहाँ पे. You have to take that. Exactly. Now a child of today can't even imagine a steamer like that. अच्छा, एक storm होता है in that part of India called Kal Boishakhi, which happens sometime around the month of April, May. बहुत destructive storm होता है. Now imagine a double-storied steamer जो 36 hours के लिए अटक गई. अच्छा, और वहाँ पे that Padma Nadi was a conduit for trade between Bangladesh, that time East Bengal and West Bengal. Jute industries बहुत होते थे उस region में, अभी भी है. वो अटक गया तो 36 आवर्स खाना खत्म हो गया, बच्चे बूढ़े ढाका तक नहीं पहुंच रहे. तो व्हाट इज द रिएक्शन? तब क्या होगा? कैलामिटी हुआ है. ऑल द ब्रिटिशर्स कम डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि खाना नहीं बना उनका, क्योंकि एवरीबॉडी तब वो स्टीमर हॉल करने में बिजी है. तो उस टाइम एक कैलामिटी के बाद फिर काल बैसाखी स्ट्राइक किया एंड बास्केट लोड्स ऑफ फाउल्स उन लोगों को स्प्रेड होता था, वो सब स्वेप्ट अवे. So I think it is a story that a father told his daughter. If I had ignored it, then my child would not have known that, this is the history of not just his family, of most Bengalis at that time. My son keeps asking me, Mama, what is the history of Bengalis? And actually, it is then that I started reading up. So it is very important for all of us to tell our family story, as Mr. Purandare is saying. Whether it is a recipe, to carry forward cuisine, हम स्टोरी लिखते हैं हिस्ट्री के ऊपर, मुझे cuisine का जरूरत होता है. बुंदेलखंड के ऊपर हमने लिखा है, बुंदेलखंडी cuisine क्या होता था 150 साल प्रांत की, उनकी रानियों की बहुत बड़ी कहानी जिसपे डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, और वो भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए, और ऐसा हो कि जो तथ्यों के संकलन के साथ लोगों के साथ, हाँ, कि ऐसे किरदार कि जिनके पीछे की वास्तविकता लोगों के समक्ष आए. भले वास्तविकता तो हम इसमें कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये तो हिस्ट्री भी नहीं है, ये माइथोलॉजी है, 5000 साल पुरानी है, उससे भी पुरानी कहते हैं. तो वास्तविकता क्या है ये तो हम हाँ, जो चीज है उसको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है. माइथोलॉजी के संदर्भ में मैं ये कहूँगा, और वो होना चाहिए. और उसमें जैसे आपके नजरिए में अभी आता है कुंभकर्ण. नहीं, ये ऐसा नहीं है. अभी शकुनी के नजरिए में बहुत सारी चीजें आ रही हैं. जी, अभी इसके भी बहुत आगे हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन पहले रिसर्च, उसके बाद में कुछ लिखना है. वैभव जी से पूछेंगे कि महाराष्ट्र के लिए वैभव संपन्न आपका लेखन है. आपने सेना पे लिखा, सचिन तेंदुलकर पे लिखा, उसके बाद सावरकर पे लिखा,
तो महाराष्ट्र की परिधि को छोड़कर कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा? अभी मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी वो मुझे वो फाइल्स अभी दे आर क्रम्बलिंग, दे आर प्लेस किस क्षेत्र की तरफ मुड़े? नहीं, हमारे देश में इतने विषय हैं, बहुत कम लिखा गया है हमारे देश के बारे में, संस्कृति, इतिहास, राजकीय इतिहास, सामाजिक इतिहास, as we were saying, there is so much to write, it is an inexhaustible resource almost, our country. I don't think there is any place as fascinating. So we are in a good place, only we need to... and we are also very emotional as a race. Yeah, I just want to make one more point, sorry. No. I agree with Mauki that fiction writing is very interesting because it's storytelling. Unfortunately, in India, what has happened is history writing for decades got divorced from storytelling. But history writing can also be storytelling, provided we tell the story or we narrate history in an interesting manner. But unfortunately, our textbooks also, we all have to learn dates by heart. That's what I'm saying. The importance is always on आप age. जो बता रहे हैं वो भी एक स्टोरी है, हाँ, लगभग बिल्कुल जो भी आपने लिखा है वो भी स्टोरी है। it's a story. So if you tell a story, non-fiction is story writing with facts. attribution of sources. That is the only There are a difference. lot of events. हमारे history में ऐसे बहुत events हुए which is as a result of our emotions. Yeah, and fiction has a great advantage that it gives you the room to reimagine things or reinterpret in many ways. लक्ष्मी बाई बोल रही, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इतना ड्रामा। अभिषेक जी ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि महाराष्ट्र के परिधि के बाहर, तो मैं एक व्यक्ति के विषय में कहूंगा जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में लेखन के माध्यम से योगदान रहा, वो थे सखाराम गणेश देउस्कर। वो मराठी थे लेकिन उनका सारा काम बांग्ला में है। अब कोई उनको अगर बांग्ला से इसको अनुवाद करना चाहे, और वो उस समय वो जो रहा करते थे वो झारखंड में, जिस जगह का मैडम ने अभी रेफर किया, गिरिडीह या उस प्रकार, और श्री अरविंदो के जो भाई थे बारिंद्र, उन्होंने उनकी बात की है और वो सारी जिंदगी शिवाजी की एक कहानी लिखना चाहते थे जो वो चालकोल कभी नहीं लिख पाए। तो बारिंद्र ने कहा, हमने ऐसा शिवाजी का डिवोटी नहीं देखा जो सारा जीवन मटेरियल एकत्रित करते रहे लेकिन लिख नहीं पाए। लेकिन उनकी अच्छी किताब है तिलक के ट्रायल पर बांग्ला में, और ये भी पता लगता है कि महाराष्ट्र में कौन सी साहित्य में उस समय आधुनिक साहित्य उस काल में जो हो रहा है उस पर भी उन्होंने लिखा। मेरे ख्याल से 1913 के आसपास उनका देहांत हुआ। वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं थे, 48 साल या ऐसा कुछ। और श्री अरविंदो के जो भाई थे वो बड़े हुए थे झारखंड में कुछ एक पीरियड में। तो वो क्योंकि श्री अरविंदो के जो माता में उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, उनको कहा जाता था द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उनका नाम था राजनारायण बोस। वो वहां रहा करते थे। तो बारिन अपने मथुरालय में बड़े हुए थे। तो वो बड़े थे और वो कहते थे कि हमको वो ले जाया करते थे गणेश देउस्कर एक मैदान में, और मराठों के बीच में कैसे लड़ाई होती थी, एक पार्टी मराठा बनती थी, एक मुगल, और वो हमको सिखाते थे ये सारी चीजें। और महाराष्ट्र में जो आधुनिक साहित्य उस समय छप रहा था वो भी बांग्ला में एक पत्रिका थी साहित्य, उसमें गणेश देउस्कर लिखते थे। और मैं जहां तक, देखिए मैं खुद बंगाली हूँ और मेरा पूर्वी बंगाल से कोई संपर्क नहीं रहा है, लेकिन आज भी मेरे जो बांग्लादेश के हिंदू एक्टिविस्ट हैं उनसे मेरा संपर्क है। पर आपका हिंदी इतना शुद्ध कैसे है? मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और बांग्ला में भी लिखता हूँ। तो उसी प्रकार से मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी कि हिंदी की जो पहली साहित्य पत्रिका थी सरस्वती, वो एक बंगाली सज्जन ने बनाई थी जिनका नाम था चिंतामणि घोष, जो इलाहाबाद से निकालते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को मूलतः जिस पुस्तक के वजह से नोबेल प्राइज मिला, हालांकि वो एक पुस्तक की वजह से नहीं, वो भी इलाहाबाद से छपी थी। गीतांजलि का ओरिजिनल एडिशन इलाहाबाद से छपी थी। तो चिंतामणि घोष वो थे। तो मैं चाहूंगा अगर महाराष्ट्र में गणेश सखाराम गणेश देउस्कर पर उन व्यक्ति को आप जाने, ये मैंने पहले भी एक बार कहा था जो कुछ हमारे बुक फेयर में आए थे, तो वो कहते थे ऐसे भी सज्जन हैं जिन्होंने कन्नड़ में लिखा, मराठी हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका अनुवाद हो। तो इस व्यक्ति पर जरूर काम हो महाराष्ट्र में, और आप विकिपीडिया में ढूंढेंगे आपको कुछ मिल जाएगा। कोई फिक्टिशियस व्यक्ति नहीं है गणेश सखाराम गणेश देउस्कर, ये असली में व्यक्ति है। हाँ, और
ये बहुत अच्छा है। यहाँ तो भाषाओं की भी बात चली, एक भाषा वाले ने दूसरे के बारे में लिखा, दूसरे ने तीसरे के, और ऐसी अनसुनी गाथाएं भी यदि वास्तविक रूप में, यदि डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे सामने आएगी तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी उत्सुकता जागी कि देवस्कर कौन है। ये देवस्कर नाम महाराष्ट्र के अंचल में मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। और वो बंगाल में उन्होंने लिखा है, बांग्ला में लिखा है। बहुत अच्छी बांग्ला है बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों किया? कई लोग जैसे कहा गया कि जैसे महाराष्ट्र के भी कि कुछ राजाओं के साथ यहाँ से बंगाल चले गए या किन्हीं लोगों के साथ यहाँ से चले गए, तो वो वहाँ पर है, वहाँ बड़े हुए, तो वहाँ की भाषाओं में उन्होंने लिखा, पर लिखा यहाँ के बारे में कुछ ऐसा। वेरी स्मॉल लिमिटेड पॉइंट कि इन्होंने बारिंद्र कुमार घोष का उल्लेख किया। अभी बंगाल के बाहर बारिंद्र कुमार घोष को पहचानते नहीं कोई, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। When I was researching my Savarkar book, I read his book, and it's such a fascinating character. Aurobindo's brother, he was with Savarkar in the Andamans when Savarkar suffered there, and he has written his own account of the Andaman years. You know, so these are like he said Devskar, I would say Barindra Kumar Ghosh. You know, because being a Maharashtrian. तो चलिए एक भाषा दूसरी भाषा का हाथ पकड़ रही है, तो धीरे धीरे एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए आज लक्ष्मीबाई के ऊपर सबसे बड़ा काम मराठी में हुआ है, और मैं इसके बाद मेरा पूरा एक आने वाले महीने से ही महारानी लक्ष्मीबाई पे 500 पेज का उपन्यास लिखने की योजना है। और मैंने जो 1857 का जो लिखा है झांसी, वो मराठी से ही पढ़ा है, क्योंकि और मराठों का पूरे देश में राज था। आप जानते हो जब मराठी कमजोर हुए तभी हमारा देश गुलाम बनना शुरू हुआ। तो मराठी पूरे देश में गए और पूरे देश का साहित्य मराठी में है। आप पढ़ पाओ या ना, या दूसरी बात है। आज भी झांसी में जो प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं वो मराठी फैमिली परिवार है। तो ऐसी बात नहीं, हमारे देश में वो सब जगह का एक है। और हिंदी में मैं बता रहा था आपको कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार बंगाली को मिला। मैं IAS का इंटरव्यू ले रहा था, एक बंगाली ने हिंदी लिया, मैं उसका इंटरव्यू करने से मैं भी समझ लगा कि मेरी हिंदी कितनी कमजोर है। और प्राणकर का आप जानते हैं मराठी में वो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं। मैं लास्ट में कमेंट करना चाहूँगा जो मैडम का जो आज टॉपिक है कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरत है। देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है, स्कॉट ने कहा है कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, कमेंट्स आर फ्री। तो हम जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जैसे मैंने काली हीरों का पंचकोट राज किया, तो मैंने उनका डॉक्यूमेंट लिया, लेकिन मैंने उपन्यास के रूप में लिख दिया। लेकिन आने वाले कल में हो सकता है वो कोई दूसरा लेखक और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, जैसा कि आप, इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बता दूं कि बंगला की मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक भी झांसी की रानी पर है। हाँ, नहीं वो वहाँ गई, झांसी गई। झांसी में क्यों मराठी इतना प्रोमिनेंट है? बिकॉज़ इट वाज अ पेशवा स्ट्रॉन्ग। उनका जो लोकल था प्लास्टिक वाज बुंदेली। झांसी को पेशवास के को एज अ थैंक्सगिविंग जेस्चर वो पेशवास ने उनको हेल्प किया फिर अगेंस्ट मुगल सुबेदार। तो इस वजह से तो उन्होंने झांसी भी दिया और अपनी बेटी मस्तानी को भी दिया। पर वो अलग बात है कि मिस्टर बंसाली हैज मेड इट अ लव स्टोरी, जो कोई लव स्टोरी नहीं था। तो इस पर भी यदि डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही फिर फिल्में बनती है। हाँ, फिल्में एक्सेसरेट किया जाता है। आपने बताया अच्छा लीगल पॉइंट्स मुझे पता नहीं था। तो चलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 5 गाथाएं अपने आप पढ़ी कि कहीं ना कहीं से किसने क्या लिखा, उसके बारे में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना। क्योंकि 1 घंटे का समय है और उन्होंने 5 मिनट दिखाने के बाद दोबारा बोर्ड नहीं दिखाया, जाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उसी में भूल मिल गया। इसलिए वैभव जी, नाडकर जी, पारदर्शी जी, अग्रवाल जी और मोपिया जी, इन्होंने इतने सुंदर वर्णन आपके सामने रखे और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बड़ी प्यारी जानकारी दी। आप सबका रायसोनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। But I have specially come from meeting with my friend Mr. Datta to participate in this event, grand event, because I have really am a big reader of every author. Unlike Flipkart, I like and read many books, and I really appreciate and love authors from my whole heart. Thank you. And this event is a grand successful event, and it will, and your process, your ideology of documenting history will definitely be accepted by the society. From Rani Jhansi, from Shakuni,
and the greatness of Savarkar and Mirzapur, though he is considered as a villain in the Indian society, but maybe not. Definitely I will read each and every book of UPP, and my friend Mr. Datta's book I have already read, and definitely I will read each and every one. मेरा सवाल आप सबसे से I hope that the reader who really reads so much, he will one day also write. मेरा नाम श्री हरि और मैं आर्टिस्ट और इतिहास में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जैसे कि मैं एलोरा और महाबलीपुरम रिसेंटली गया था, ये जगह ऐसे जहाँ पे हिस्ट्री और मैथोलॉजी दोनों का संगम होता है, और मैंने इन जगहों पे पाया कि जो गाइड्स होते हैं वो टूरिस्ट को अच्छे से समझा नहीं पाते, मतलब मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी समझा नहीं पाते और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी फैक्ट समझा नहीं पाते, बेचारे टूरिस्ट सर हो जाते हैं। सो आप इस पे क्या सोल्यूशन दे सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन इसमें कैसे हेल्प कर सकते हो? एक्चुअली जैसे मैंने बताया खजुराहो मैंने लिखी, तो उसमें जो गाइड थे टूरिस्ट को नहीं समझा पा रहे थे कि मंदिर कैसे बने। तो ऐसे ही आपको भी रिसर्च करना पड़ेगी, वेजिटेरियन देखना पड़ेगी, उनके बारे में जो पॉइंट को समझा नहीं पाते हैं वो कोई आदमी लिखे, तो वो टूरिस्ट धीमे धीमे टूर जो गाइड के पास चला जाएगा, बड़ी देर में जाता है उनके पास, कहीं बुक नहीं खरीदना चाहते फिर पब्लिशर की बुक खरीदे, तो वो धीमे धीमे दैट विल बिकम ए स्टोरी बाय टूरिस्ट। somebody should come and write, because जो mythological है उसमें जितने भी एलोरा बहुत डीप है वो mythology, हिस्ट्री बहुत जो डीप mythology कोई समझ नहीं पाते, जैसे स्टोरी ऑफ खजुराहो में है, मतलब बियॉन्ड रामायण एंड महाभारत जो अपनी ओरिजिनल ऐसी यहाँ पे अजंता एलोरा में है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। देखिए तो हिस्ट्री इज इजी, समस्या तो जायज है। एक शंकर शेष का नाटक है खजुराहो का शिल्पी, उसको आप पढ़िए, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। Perhaps Vaibhav can answer this. Historical facts, so-called historical facts, which we've been taught in schools, get debunked over a period of time, many times. So when you do your research, how do you verify that what you're reading, how do you verify that that is really true? Because, for instance, Aryan Dravidian का जो अभी चल रहा है ना, they're debunking this fact that Aryans came from outside and there was a conspiracy behind how the Europeans wanted to, portray. Yeah. So how do you verify these kind So of I can give you an example that I have dealt with in this book, in this Savarkar book. For instance, Savarkar writes in Maji Charpate, his book on his years in the Andamans, that the jailers in the Andamans, they were Muslims and they were fanatics, and they were in the habit of converting people. Now, when I see it, the question that arises in my mind as a historian is, how do I take it at face value? Because he later became the chief theorist and propagandist and advocate of Hindutva. So, is this true or is this not true? So, what I have had to do is look at accounts of various other people who were at the same time in the Andamans. For instance, Mahendra Kumar Ghosh, who writes the same thing, but he does not turn into a Hindutvawadi later in his life, but he writes the same thing, that there is a jailer called Quaidat Khan, who is the most fanatic, who is known as the Namazi, and every political prisoner tries to flatter him by saying, my plan is to convert him. So then he is happy, he does not torture us. So you have to confirm, check, you have to look at other sources also. Then there are similar accounts by Ulhaskar Datta and all these other. And lastly, in case of Aryan you are talking now, ultimately this archaeological excavation, like Arundha dispute, ultimately it is archaeological excavation for the problem. And then there are in the late 1910s decade, 1920, the Cardiff Commission and other British commissions went to Kalapani, because there were lots of complaints from Indians about we have no idea what is going on there. People they are being tortured. They are secretly sending out letters saying this is all bad. So the Cardiff Commission gets it. So I also had to look at those reports. Is this true? Is this not true? And every report confirmed what Savarkar was saying. So that is when I said, okay, fine. We can take him at face value on this issue. Okay. Though he and Marin Ghosh and others, they travel in different directions ideologically, but this was happening. Savarkar is not the only guy who's saying. So this is an example of how we go about it. Actually, this problem, historical fiction writer does not face as much. Yeah. Because I'll give you another very small anecdote.
one of my sources happens to be General Sleeman's book on, it's called The Rambles and Recollections of an Indian Official. I think we have to wait. लेकिन आप कंप्लीट कीजिए. So, in that, he has given a first-hand account. He was then the British resident in Brunei. So it was like a treasure trove for me, you know, and he is writing exactly as things are happening. So when I wrote, I took an incident in which he has described in detail how a letter was sent by an Indian ruler to a British officer. Very ceremonial, you know, it's called a Khereta, K-H-U-R-E-E-T-A. There's a brocade bag, then there is a silk bag, then there is a muslin bag, and then there is silk and thread. And then he's described this huge ceremony of the wedding of Salagram, that stone, the representation of Vishnu with Tulsi plant. So huge ceremony, 1,000 elephants and this and that. I found this way, and this is first-hand, first witness account. So I use that liberally in my book. Mango trees being married to each other. So a friend of mine, she read this and she said, you know, it has a very distinct, your narrative has a very distinct British point of view. Naturally, because it's got me thinking, because as a writer, I have no right to pass a judgment, neither on my characters. I can only present the facts. I can only present my characters to you, and this is there for everybody, not just fiction writers. But I can't say whether Lakshmi Bai or Savarkar or Shakuni or any of your characters did it right or wrong. I have no business to. That is for you to decide. So I will decide otherwise. Yes. So anyway, so then I tried to, of course, refer to some other sources, but mine is a story, so I could get away with it. They won't be able to get away with it. तो मैथोलॉजिकल पर या हिस्ट्री पर बहुत सुंदर डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत सुंदर लिखा जाए तो पढ़ने की जिज्ञासा भी बढ़ती है और हमारा जो पुराना इतिहास, पुराना जो कुछ हुआ, जो भूतकाल, गतकाल, वो भी जिंदा रहता है, बहुत अच्छी तरह तथ्यात्मक रूप से जिंदा रहता है. आप सभी का इतना सुंदर इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगले वक्ता से माफी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगी. नमस्कार.